डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का टाइटल है ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्टेट रूल। इस पे ऑलरेडी मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ जिसका जो है वो टाइटल है ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक जो है मैं आप लोगों के लिए सजेशन जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को सुनने से पहले, देखने से पहले काइंडली आप लोग मेरा एक लेक्चर है कि लीव स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं वो, और रेजोनेंस किसे कहते हैं ये ज़रूर देख लें। बिकॉज बार बार इन पॉइंट्स का यहाँ पे जिक्र होगा, तो अगर आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड का पता होगा तो बहुत सी चीज़ें आप इजीली पिक कर सकेंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी हम वो लिंक्स दे देंगे इन दोनों लेक्चर्स के, और साथ साथ जो बुक्स जो है मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी हम साथ साथ टाइटल में दे देंगे। सॉरी, वो डिस्क्रिप्शन में उनके टाइटल्स दे देंगे ताकि आप इसको फिर अगर रीड आउट करना चाहें तो आप इसको रीड आउट कर सकें। ओके, अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट इज ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्टेट रूल, और इसमें आज मैं बात करूंगा वैलेंस शेल एक्सपेंशन। ऑक्टेट रूल ये है कि आपके साथ किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं मसिवाय हाइड्रोजन के, वो ये कोशिश करते हैं कि वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखें, और इस रूल का नाम है ऑक्टेट रूल। जब मॉलिक्यूलों के अंदर आपके साथ कुछ ऐसे जो है सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ पे आप जो कुछ भी कर ले आपके साथ ऑक्टेट रूल्स जो है वो फॉलो ना हो रहा हो, तमाम एटमों के साथ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ना हो, या उससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, तो फिर हम इसको नाम देते हैं कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, और हमने इसको नाम दिया है ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को ऑलरेडी इसका जो पहला पार्ट है ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो काइंडली इसको ज़रूर देख लें। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऑक्टेट रूल में जो ब्रेक डाउन आता है, तो इसमें से जो सब टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है वैलेंस शेल एक्सपेंशन। नाम से जाहिर है वैलेंस शेल एक्सपेंशन मीन्स के अगर आपके साथ किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में आपके साथ एक एटम ऐसा है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ये कि 10 हो, 12 हो, 14 हो, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो वैलेंस शेल है ये एक्सपेंड हो चुका है। एक्सपेंड मीन्स कि अब उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो एकोमोडेट कर रहा है। तो ये भी तो एक ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्टेट रूल है, बिकॉज ऑक्टेट रूल तो आपको ये बता रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए वैलेंस शेल में किसी मॉलिक्यूल में तमाम एटमों के साथ। अच्छा, अब वैलेंस शेल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और साथ साथ फिर कंडीशन भी बता दूंगा कि जो एटम्स अपना वैलेंस शेल एक्सपेंड करते हैं उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। तो एक एग्जाम्पल मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, और ये है आपके साथ PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब अगर आप लोगों को मैं ये कहूँ कि इसका लीव स्ट्रक्चर ड्रा कर ले, तो तरीका आपको ऑलरेडी आता होगा कि सबसे पहले आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उनको आप जमा कर लें, बिकॉज आपने लीव स्ट्रक्चर को वैलेंस इलेक्ट्रॉनों से ही तो ड्रा करना है। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप नंबर ऑफ फास्फोरस आपके साथ है 5, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का वैलेंस शेल है मतलब है कि इसका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इसका ग्रुप नंबर ही 7 है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये बनेगा 5 प्लस आपके साथ
21 और आपके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन बनेंगे 26। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे साथ जो पेयर्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 13। आप 26 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बनेंगे, लिहाजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये बनेंगे आपके साथ 13। अब मैं कहता हूं कि इसका आप लीव स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो ये बनेगा फास्फोरस, ये आपके साथ Cl, ये भी Cl, ये भी Cl। अब यहां पे सबसे पहले आप टर्मिनल एटम और सेंट्रल एटम के दरमियान बॉन्ड बनाएं, तो मैंने एक बॉन्ड बना दिया, 1 2 और ये 3 पेयर्स चले गए। तो अब आप टर्मिनल एटम का वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट कर लें। तो इसका भी ऑक्टेट मतलब है कि कंप्लीट है, वैलेंस शेल कंप्लीट है बिकॉज इसके वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्स चले गए 3 + 3 6 + 3 9 10 11 12। अभी तक फास्फोरस का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हम वो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, इट्स गुड। लेकिन अगर आप इसका एक और यानी अगर आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट कर लें तो हमें यहाँ पे मिलता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। अब यहाँ पे अगर आप देखें फास्फोरस के साथ अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन होते तो फिर तो वो शायद ऑक्टेट रूल को मतलब जिस तरह यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो वो फॉलो कर लेता, लेकिन अब यहाँ पे क्लोरीन की तादाद है 5। तो यहाँ पे अब हम इस पे अगर गौर कर लें तो फास्फोरस जो है ये है 5 और ये आपके साथ जो है वो 35 वाई 35 बिकॉज क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7, तो 7 × 5, तो आपके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन रहे हैं 40। अब पेयर्स कितने बनेंगे, तो लिहाजा पेयर्स का तरीका ये है कि आप लिख ले 40 / 2, ये बनेंगे आपके साथ 20। यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि ड्रा इट्स लीव स्ट्रक्चर, तो आपके साथ फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। तो अब 5 क्लोरीन है, अगर मैं इसका जो है इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स डाल दूं तो मेरे ख्याल में कि फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद 5 से जो है 8 से जो है वो ज़्यादा हो गया है, बिकॉज 2 + 2 4 + 2 6 8 और 10, तो आपके रूल वायलेट हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपके साथ है 20, तो आप इसके भी वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो 20 पेयर्स है, तो 1 2 3 4 5 पेयर जो है वो बॉन्डिंग के चले गए, और क्लोरीन जो है हर एक क्लोरीन के साथ 3 लोन पेयर मौजूद है, तो टोटल 5 है, तो 5 + 5 इट इज इक्वल टू 20। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो सेंट्रल एटम में जो आपके साथ फास्फोरस है, यहाँ पे आपके साथ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है फास्फोरस के, इसको एकोमोडेट करने के लिए फास्फोरस वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहा है बल्कि 10 इलेक्ट्रॉन ही रख रहा है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल जो है वो एक्सपेंड हो गया, इसलिए हमने इसको नाम दिया है वैलेंस शेल एक्सपेंशन। अच्छा, एक बात मैं और भी साथ साथ बताता चला जाऊं, कुछ बुक में लफ्ज लिखा जाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मीन्स कि वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉनों की बजाय इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो अब यहाँ पे फास्फोरस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर लिया कि इसको ब्रेक कर लिया और इसमें अब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
मौजूद है। अच्छा, अब सवाल यह है कि व्हाट अबाउट फॉर्मल चार्जेस। तो फॉर्मल चार्जेस के लिए फॉर्मूला जो है वो आप याद रखा करें कि इट इज इक्वल टू के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और माइनस फिर इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जो एज ए लोन पेयर मौजूद हो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एज ए लोन पेयर मौजूद हो, और मैं लिख सकता हूं प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और आपके साथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पर्सनली जो है मैं फार्मूले यानी जो फार्मूला है मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूं। मैं कोशिश कर लेता हूं कि इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लूं, लेकिन फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फॉल्मर चार्ज। फास्फोरस का जो है ग्रुप नंबर हमारे साथ है 5, इसके साथ कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं इसको कर लेता हूं इट इज 0। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख ले इनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मेरे साथ यानी 1 2 3 4 5, तो वी हैव 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको लिख लूंगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये बनेगा 5 माइनस 0 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा यहाँ पे फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज इट इज 0। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो वीडियोस है इसमें आपको बताया हुआ है कि अगर आप जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको देख लें कि किसी एटम के साथ लोन पेयर उसके अपने इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लें। अब देखिए यहाँ पे 2 + 2 + 2 6, ये भी आप जमा कर लें, और फिर इनके साथ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें से इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन तस्वर कर ले, तो देखें 2 + 2 4 + 2 6, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा 7। तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर भी 7 है और इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं ये भी 7 आते हैं, तो इट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख लूंगा 0 0, तो यहाँ पे किसी किस्म का फॉर्मल चार्ज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए तो जरूरी था कि 8 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यहाँ पे चूंकि ज्यादा एटम्स अटैच थे, 4 एटम्स से अगर ज्यादा एटम अटैच हो तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी क्राइटेरिया भी नहीं है। हम एक ऐसे केस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स है वो तादाद के लिहाज से 4 से कम है या 4 के बराबर है, लेकिन फिर भी वो ऑक्टेट रूल को जो है वो ब्रेक कर लेता है। तो अब हम एक दूसरा केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरा केस मेरे साथ यहाँ पे वो है आप लोगों के साथ S और यहाँ पे F4, ये है मेरे साथ SF4। यहाँ पे अगर आप देखें सल्फर के साथ फ्लोरीन जो लगी हुई है वो आपके साथ 4 है, वी हैव 4 फ्लोरीन एटम्स। अब यहां पे देखिए आपके साथ ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर इट इज 6, और यहां पे आपके साथ इसके साथ जो एटम्स लगी हुई है वो है 4, तो ये है 28 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बनेगा आपके साथ 34 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्स कितने बनेंगे? तो पेयर्स हमारे साथ बनेंगे 34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएंगे आपके साथ 17। ओके, अब यहां पे देख ले, ये है आपके साथ सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इनके दरमियान आप एक एक पेयर जो है वो लगाएं। अब यहां पे हमारे साथ सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम यहां पे पेयर्स लगा लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो अब ये फ्लोरीन की तरफ से तकरीबन हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिए 12 लोन पेयर्स, 3 3 3 एंड 3 12, और हमारे साथ 13 14 15 एंड 16। लेकिन अभी भी हमारे साथ एक लोन पेयर बाकी है और वो है हमारे साथ 17 वाला, तो ये मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देख ले, अगेन सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद अब 8 नहीं है, 8 से ज्यादा है। अब यहाँ पे सल्फर एकोमोडेट कर रहा है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10।
फॉर्मल चार्ज देख लें, आसान सा तरीका है, इसके लोन पेयर है 2, तो 2 बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन काउंट करते चले जाएं, 2 3 4 5 एंड 6। तो ग्रुप नंबर बी सल्फर का 6 है और मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन भी 6, कोई फर्क नहीं है, तो लिहाजा फॉर्मल चार्ज 0। तो बाकी तमाम चीज़ों पर भी फॉर्मल चार्ज जो है वो आपके साथ 0 फॉर्मल चार्ज, 0 फॉर्मल चार्ज एंड थिंक लाइक दिस। अब यहाँ पर भी आपके साथ ऑक्टेट रूल की जो है वो ब्रेकिंग हो रही है, क्योंकि एक एटम सल्फर ऐसा है जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सल्फर एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है वो यहाँ पे रखता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के साथ एक और भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और ये है आपके साथ SF6। तो यहाँ पे अब आप इजीली इस पे गौर कर ले, तो आपके साथ ग्रुप नंबर यहाँ पे है 6 और ये आपके साथ कितना बनता है इसे 42। तो लिहाजा ये बनेगा 42, ये बनेगा 48। आपके साथ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, तो पेयर्स बनेंगे आपके साथ 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 एंड 4 48। अब यहाँ पे अगर आप इस पे गौर कर ले तो जैसे सल्फर 1 आपके साथ 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे मैं इसको बॉन्डिंग में इस तरह से शो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो आप इसका वैलेंस शेल कंप्लीट कर लें। ओके, 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 16 17 18 19 20 कितने चले गए, जरा दोबारा इसको देख ले। ये आपके साथ फ्लोरीन के साथ हर एक एटम के साथ 3 लोन पेयर है, तो टोटल पेयर्स यहाँ पे चले गए 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है ना, तो ये बन गए ना, देखें 3 पेयर्स की बात कर रहा हूँ बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे पेयर्स लेके हैं, तो लिहाजा पेयर्स कितने बन गए 1 2 3, तो एक के साथ है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18 और आपके साथ मजीद कितने पेयर्स बनेंगे, यानी 18 तो ये बन गए 18 20 21 22 23 24 और कहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं, ज़रा देख ले इसके काइंडली प्लीज़। ये बन गए हमारे साथ 18 1 2 3, टोटल कितने लगे हुए हैं 6, तो ये बन गए 18 और 6 इनके साथ क्या लगी हुई हैं, 6 इनके साथ इनके बॉन्डिंग पेयर है 1 2 3 4 5 6, तो कितने बन गए 24 और इलेक्ट्रॉन आपके साथ जो है वो कितने आ गए, तो देखें आपके साथ इलेक्ट्रॉन, अब देखें इनके साथ 2 + 2 4 6 8 10 और 12, अगेन एक्सपेंशन 1 2 3 4, यहाँ तक तो ऑक्टेट रूल था लेकिन ये 2 मजीद आ गए, तो टोटल आपके साथ अब इलेक्ट्रॉन 10 से ज़्यादा होकर अब 12 आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे एक्सपेंशन ही है। अच्छा, आप लोग मुझसे फिर ये सवाल कर सकते हैं कि सल्फर अपना ऑक्टेट क्यों एक्सपेंड कर सकता है, फास्फोरस क्यों एक्सपेंड कर सकता है, इवन कि मेरे साथ एक और एग्जांपल है एंड इट्स अबाउट जीनान फ्लोराइड्स, तो इसको भी आप लोग देख लें। फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ ये एक और मॉलिक्यूल है और ये है आपके साथ Xe और ये आपके साथ 4 Xe4। जीनान का ग्रुप नंबर है 8, तो 8 प्लस आपके साथ ये 28 और ये बनेगा आपके साथ 36। पेयर्स कितने बनेंगे, पेयर्स कितने बनेंगे हमारे साथ, ये बनेंगे 18। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये है आपके साथ जीनान और ये आपके साथ 1, आपके साथ 2 3 और ये आपके साथ 4, मैंने ये लिख लिए बॉन्ड पेयर्स इसके साथ। अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, ये भी
ये भी और ये भी लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर। टोटल पेयर्स कितने थे हमारे साथ? ये चले गए 12 और ये हमारे साथ 13, 14, 15, 16। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 17 और ये मैं लिख लेता हूँ 18। अब अगर आप देखिए इवन के ज़ीनान जो कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखता है, यहाँ पे इसने भी वैलेंस शेल को एक्सपेंड किया हुआ है। तो लिहाजा अब बेसिक क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं कि आखिरकार फास्फोरस, सल्फर, ज़ीनान, इवन के क्लोरीन, आखिरकार इसमें वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बुनियाद पे ये अपना वैलेंस शेल जो है वो एक्सपेंड कर सकता है। तो इन तमाम मेंबर्स का ताल्लुक पीरियड नंबर 3 के साथ है। तो लिहाजा पीरियड नंबर 3 के नॉन मेटल, आई एम टॉकिंग अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट, और पीरियड नंबर 4, 5 ऐसे आगे जितनी भी है, इन एटमों की जो है वो एक क्वालिटी ये है कि पीरियड नंबर 3 से आगे अगर पीरियड नंबर 3 हो, n बराबर हो 3, तो इसमें हमारे साथ L बराबर होगा 0, 1 एंड 2, यानी इसमें S भी है, इसमें P भी है और इसमें D भी है। तो D ऑर्बिटल्स की वजह से ये मजीद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट कर सकता है। प्रॉब्लम है? ओके, तो D ऑर्बिटल्स की वजह से ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अगर आप पीरियड नंबर 2 को देख ले, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये मौजूद है, तो इनका ताल्लुक है पीरियड नंबर 2 के साथ। तो पीरियड नंबर 2 में आपके साथ S भी है, P भी है, लेकिन इसमें D नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉनों को ही एकोमोडेट कर सकता है। तो लिहाजा ये बात याद रखें कि पीरियाडिक टेबल में आपके साथ जो पीरियड नंबर 3 के नॉन मेटल है और इससे आगे 4, 5 इनके साथ जो है वो D ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब है कि मजीद इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट कर सकते हैं। और दूसरी इनके लिए जो इम्पॉर्टेंट जो है वो क्राइटेरिया है वो है लार्ज साइज। और मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि इस वैलेंस शेल एक्सपेंशन के ऊपर मतलब है कि साइंटिस्ट के दरमियान कुछ कंट्रोवर्सी भी है। एक ग्रुप एक को सपोर्ट करता है, दूसरा ग्रुप दूसरे को सपोर्ट करता है कि वैलेंस शेल एक्सपेंड नहीं होता है कुछ केसेस में, और हम वैसे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं एज एग्जांपल आपके सामने एक और केस ले लेता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं को वो भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर लूं। अब यहाँ पे देख लें, हमारे साथ इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होती थी और इन इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट करने के लिए आखिरकार हमारी मजबूरी बनती थी लीव स्ट्रक्चर में कि हम सेंट्रल एटम को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते थे एज कंपेयर टू 8। ये हमारी मजबूरी बनती थी। लेकिन कुछ केसेस में आपके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मसला नहीं होता है। अगर आप इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को डाल दें, शामिल कर लें, तो आपके साथ वहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे ऑक्टेट रूल को जो है वो ब्रेक कर लेते हैं, वैलेंस शेल को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। वहाँ पे फॉर्मल चार्जेस का जो है वो रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम उसकी तरफ आते हैं कि हाउ फॉर्मल चार्जेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि हम वैलेंस शेल को एक्सपेंड कर ले। और मैं अगेन कहता हूँ कि यहाँ पे साइंटिफिक वर्ल्ड में साइंस यानी इस पे कंट्रोवर्सी है, और वो कंट्रोवर्सी जो है वो अगर आप जो बुक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो वो कंट्रोवर्सी वाले पेज आप वहाँ से देख सकते हैं। लिहाजा अब मैं 2-3 एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ जहाँ पे ऑक्टेट रूल क्यों ब्रेक होता है ड्यू टू फॉर्मल चार्जेस। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे साथ एक एग्जांपल है और ये है H2SO4 का। अब अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि इसकी लीव स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लें, तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर यूजुअली हम लिखते हैं कि इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर और ऑक्सीजन इन दोनों का ग्रुप नंबर सेम ही है, लिहाजा दोनों के वैलेंस शेल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। लिहाजा सल्फर 6 और ये आपके साथ 24, तो ये 30 और ये बनेगा 32 पेयर्स हमारे साथ
कितने बनेंगे? तो पेयर्स हमारे साथ बनेंगे 16। तो वी हैव 16 पेयर्स। अब यहां पे अगर हम इस पे गौर कर ले, ये है सल्फर और यहां पे मैं लिख लेता हूं कि ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, यहां पे मैं लिख लेता हूं हाइड्रोजन और यहां पे मैं लिख लेता हूं हाइड्रोजन। तो मैं पहला स्टेप ये ले लेता हूं कि मैं सल्फर ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बना लेता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी बॉन्ड बना लेता हूं। तो 16 पेयर्स थे, तो 16 पेयर्स में से हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 पेयर्स चले गए, 3 ये और 3 ये। अच्छा, अब आप टर्मिनल एटम्स का जो है वो वैलेंस शेल्स कंप्लीट कर ले। तो हाइड्रोजन का तो कंप्लीट है बिकॉज वो तो डुप्लीट रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैं ऑक्सीजन को लिख लेता हूं 2 + 2 बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो यहां पर भी मैं 8 लिख लेता हूं, यहां पर भी मैं 8 लिख लेता हूं, यहां पर भी और यहां पर भी। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड में यहां पे हमारे साथ है 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉनों को, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नॉट 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहां पे अगर आप देख ले कितने पेयर्स चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्स चले गए। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे तो तमाम एटमों के वैलेंस जो शेल है वो ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, सिवाय हाइड्रोजन जो डुप्लीट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कम है फॉर फॉर्मल चार्जेस। ऑक्सीजन के साथ अगर हम यहाँ पे देख ले तो इसके 2 लोन पेयर है, तो 2 + 2 4 5 and 6 0 फॉर्मल चार्ज। यहां पे देख ले 2 + 2 4 5 and 6 0 फॉर्मल चार्ज। यहां पे अगर हम देख ले 2 + 2 4 + 2 6 1 7, तो 1 चार्ज ज्यादा, यहां पर भी आपके साथ ज्यादा। यहां पे अगर आप सल्फर को देख ले तो 1 2 3 4, बिकॉज बॉन्डिंग में हम एक एक इलेक्ट्रॉन तस्वर करेंगे। तो 1 2 3 4 ग्रुप नंबर है सल्फर का 6, इलेक्ट्रॉन यहां पे बन रहे हैं 4, तो ग्रुप के मुकाबले में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं इसको लिख लेता हूं +2। तो यहां पे ठीक है कि ओवरऑल चार्जेस से मेरा मुराद ये है कि अगर आप टोटल फॉर्मल चार्जेस को जमा कर ले तो ये नेट चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो H2SO4 पे तो कोई नेट चार्ज है ही नहीं, तो लिहाजा यहां पे देख ले +2 - 2 इट्स इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पे अगर हम इस तरह कर ले कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शेयर कर ले और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शेयर कर ले, तो ये बनेगा आप लोगों के साथ S, ये बनेगा डबल बॉन्ड O। ये इलेक्ट्रॉन मैंने शेयर कर लिए और ये भी मैंने शेयर कर लिए इस साइड से, सॉरी, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया और ये इधर आ गया। और यहाँ पे बाकी जो है मैं उसी तरह ही लिख लेता हूँ ये, और सेम मैं इसको इस तरह से भी लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो ऑक्टेट रूल की वायलेशन स्टार्ट हो गई, बाकी तो सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे अब सल्फर के साथ 2 + 2 + 2 6 + 2 8 + 2 ये 10 और ये 12 मीन्स के वैलेंस शेल में अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की तादाद दोबारा ज़्यादा हो गई। तो ये हम यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब सवाल है यहाँ पे कि फिर ये स्ट्रक्चर ठीक है या ये? अगर हम ऑक्टेट रूल को देख ले फिर तो ये ठीक है, लेकिन हमें ये आइडिया है कि वो स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा काबिल कबूल है जिसमें फॉर्मल चार्जेस कम से कम हो। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो पहले यहाँ पे -1 था, लेकिन अब यहाँ पे देख ले 2 + 2 4, बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन तस्वर कर ले तो 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन तस्वर कर ले 5 और ये 6, 0 फॉर्मल चार्ज 0 फॉर्मल चार्ज 0 फॉर्मल चार्ज 0 और यहां पर भी 0, बिकॉज सल्फर के साथ 1 2 3 4 5 6
बॉन्डिंग में आप एक एक इलेक्ट्रॉन ही शामिल कर ले। तो अब यहाँ पे ठीक है कि इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंड हो चुका है, मतलब है कि इसका वैलेंस शेल एक्सपेंड हो चुका है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन फॉर्मल चार्जेस कम है। और यहाँ पे ऑक्टेट को तो फॉलो कर रहा है लेकिन यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस ज्यादा है। तो अब सवाल ये है कि ये स्ट्रक्चर ठीक है या ये। तो अगेन आई से कि इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट्स है वो सपोर्ट करता है फॉर्मल चार्जेस को, कि मतलब है कि जहाँ पे जितने कम फॉर्मल चार्जेस हो वो जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। लिहाजा ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या फॉर्मल चार्जेस का आइडिया ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल है इस केस में या ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ को देख लेते हैं। अगर हम ये कहें कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा जो है वो हमें एक्सेप्टेबल है बिकॉज ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड लेंथ वो सिंगल बॉन्ड लेंथ ही होनी चाहिए। और लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली नाप ले तो प्रैक्टिकली सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे एक बॉन्ड लेंथ जो नापा गया है सिंगल बॉन्ड का वो नापा गया है 157 पिकोमीटर और जो डबल बॉन्ड को नापा गया है वो है 140। अब अगर यहाँ पे देख ले तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको दो किस्म के बॉन्ड लेंथ मिलते हैं सल्फर और ऑक्सीजन के। एक आपके साथ 157 पिकोमीटर और दूसरा आपके साथ 142 पिकोमीटर। अगर ये सेम यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो होता तो फिर बॉन्ड लेंथ सिर्फ एक ही होता, लेकिन अगर ये दूसरा बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाला एराइज हो रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि इस पे कंट्रोवर्सी है और लिहाजा वो मुख्तलिफ जर्नल इस पे मुख्तलिफ अप्रोच रखते हैं। हम एक और एग्जाम्पल भी एट द सेम टाइम ले लेते हैं और ये लास्ट एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं और वो है आपके साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब अगर हम ले सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर का ग्रुप नंबर है 6 और ये आपके साथ 18 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स आपके साथ बनेंगे 9। तो सल्फर 1 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 और ये 2 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वैलेंस शेल्स मैंने टर्मिनल एटम के कंप्लीट किए तो 6 7 8 पेयर्स चले गए, एक मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने के लिए मैं या ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हूँ या ये शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं ये शेयर कर लूँ तो ये मेरे साथ बनेगा डबल बॉन्ड O और ये आपके साथ ये तो सॉरी जैसे सल्फर। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके साथ 2 + 2 4 5 एंड 6 0 फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे -1 फॉर्मल चार्ज 1 2 3 4 5 इट इज +1 चार्ज। यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस बनते हैं या आप इस साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिसमें ऑक्टेट रूल, अब यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है बिकॉज 2 + 2 + 2 6 + 2 8। लेकिन अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस साइड से शेयर कर लूं तो ये बनेगा S डबल बॉन्ड O। तो मैं इसको कुछ यूं लिख लेता हूं, यूं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे? 9 ही चले गए। 2 + 2 4 सॉरी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे अगर आप देखिए अब सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है बल्कि 10 है। 10 मीन्स कि दोबारा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल है। लेकिन अब ऑक्टेट रूल को तो ये फॉलो कर रहा है लेकिन फॉर्मल चार्जेस पैदा हो रहे हैं और यहां पे अगर हम इसको देख ले तो ये बनेगा 0 फॉर्मल चार्ज। तो 2 3 4 5 एंड 6 0 फॉर्मल चार्ज एंड 0 फॉर्मल चार्ज। तो अगर हम फॉर्मल चार्जेस को देख ले तो फिर ये इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है और अगर हम फॉर्मल चार्जेस को ना देखे सिर्फ ऑक्टेट रूल को देख ले तो ये इसको सपोर्ट करता है। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट
के थ्रू जो सल्फर डाइऑक्साइड और इसका जो बॉन्ड लेंथ नापा गया है ये तकरीबन आपके साथ 142 पिकोमीटर है। अगर ये बॉन्ड लेंथ हम ओनली देख लें तो वो फॉर्मल चार्जेस वाला जो स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि इस पे कंट्रोवर्सी ही है, लिहाजा मेरे जो आगे लेक्चर्स होंगे मैं उसमें ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं फॉर्मल चार्ज जो ज़्यादा कम होगा एक्सपेंशन के केस में वो मैं ज़्यादा फेवर किया करूँगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप इसके लिए जो बुक्स में डिस्क्रिप्शन में दूंगा इनके नेम्स, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरह सल्फर ट्राई ऑक्साइड का भी सेम सिचुएशन है, वो आप लोगों के लिए होम टास्क, आप लोग देख ले, कोई मसला होता है तो आप लोग पूछ लें। इंशाल्लाह मज़ीद इस पे एक लेक्चर दूंगा जिसमें ये जो साइंटिफिक कंट्रोवर्सी है इस पे डिस्कशंस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।